नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप एसएसटी के अलावा अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? यानी कि नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है आज के समय में। तो देखिए, जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था उस समय की शिक्षा प्रणाली आज भी हम ढो रहे हैं, तो उनके द्वारा नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो अंग्रेजों का शासन था उसके प्रति जो भारतीय थे उनका विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा था, यानी अविश्वास बढ़ता जा रहा था। तो आज्ञाकारिता और वफादारी, नागरिकों की आज्ञाकारिता और वफादारी पर जोर देने के लिए और सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार नागरिक समाज का निर्माण और औपनिवेशिक नागरिक शास्त्र की प्रमुख विशेषता के तौर पर इसे लॉन्च किया गया था, ताकि जो भारतीय हैं वो एक तरीके से उनमें आज्ञाकारिता का भाव उत्पन्न किया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों के द्वारा इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के संदर्भ में, जिसको आज तक हम लोग ढो रहे थे, और अब धीरे धीरे इस शब्द को नागरिक शास्त्र शब्द को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? देखिए क्या कारण है। पहला दिया गया कि नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। इसी की मैं बात कर रहा था, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसने एक आलोचनात्मक दृष्टि को समाहित किया है, तो ये विकल्प निगेटिव है। आलोचनात्मक अगर दृष्टिकोण होता तो हम अपने भले बुरे के बारे में समझ पाते। अब अंग्रेज जो थे वो ये थोड़ी चाह रहे थे कि हम अपने भले बुरे के बारे में समझे, वो तो बस ये चाह रहे थे ना कि बस जो भारतीय हैं वो जी हजूरी करें अंग्रेजों की और ज़्यादा प्रश्न ना पूछें, ज़्यादा एक तरीके से हमारा विरोध ना हो। तो अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता तो भारतीय लोग उसका विरोध करते, तो ये समाहित नहीं था, और ये विकल्प कह रहा है समाहित था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। जो अंग्रेजों के द्वारा जो कार्यक्रम बनाए जाते थे बस उनका इंफॉर्मेशन देने के तौर पर इसको यूज किया जा रहा था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा है, तो बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में एक ब्रॉड सेंस में है और जो नागरिक शास्त्र था वो इसको काफ़ी हद तक संकुचित कर देता था, तो इस वजह से ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि क्या विकल्प बना? ए सी डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, विकल्प नंबर 3 ए सी डी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक परिकल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। देखिए, हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मस्जिद के बारे में बच्चे ऐतिहासिक परिकल्पना जागृत कर पाएं, इसके लिए सबसे प्रभावी विधि क्या होगी? परिकल्पना यानी कि एक तरीके से थिंकिंग की बात की जा रही है, ठीक है, यानी इमेजिनेशन की बात की जा रही है। बच्चे अपने मन में इमेजिन कर पाएं किसके बारे में? मस्जिद के बारे में। देखिए, हम किसी के बारे में इमेजिन तभी कर पाते हैं जब हम उसके बारे में जान रहे होते हैं। यानी कि अगर बच्चे मस्जिद देखे ही नहीं है तो उसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले उनमें ऐतिहासिक रूप से कल्पना जागृत करने के संदर्भ में पहले ये जरूरी है कि बच्चे को मस्जिद टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाए और मस्जिद को खुद प्रत्यक्ष तौर पर दिखा करके बच्चे को इस टॉपिक के बारे में बताया जा सकता है। यानी कि क्षेत्र भ्रमण यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है मस्जिद प्रत्यक्ष तौर पर बच्चों को दिखाने के संदर्भ में, और इसके माध्यम से बच्चे में कल्पना को जागृत किया जा सकता है। तो चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए, विकल्प नंबर 3 में बात की गई है किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करके, ये क्षेत्र भ्रमण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानचित्र, सिक्के और समय रेखा किसके शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो ध्यान से समझिएगा, मानचित्र की बात की गई थी, खुदाई से हमें सिक्के भी मिलते हैं, और देखिए समय रेखा की जहाँ तक बात है तो आज लगातार हमारी जो समय रेखा है वो अपने स्थान पे तो फिक्स है, लेकिन समुद्र की स्थिति धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होने की वजह से वो समय रेखा भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। यानी कि जो पहले के समय में जो इतिहास में समय रेखा था, आज उसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं समय रेखा हमें इतिहास से जोड़ा है, क्योंकि पहले अलग था और अब अलग हो सकता है। सिक्के की अगर बात करें तो खुदाई में, जैसे हड़प्पा की संस्कृति में या फिर विभिन्न संस्कृतियों में जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं राजा महाराजा के समय में जो चलते थे, तो ये इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मानचित्र
उनके राजा के राजपाट कहाँ तक फैले थे, उन सब मानचित्रों से हम लोग उनके राजनीतिक एक तरीके से पूरा जो विस्तार था उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये सब किसके बारे में हमें बताते हैं, ये सभी इतिहास के बारे में बताते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। देखिए निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत होता क्या है। ये दोनों इतिहास को जानने के स्रोत हैं। जैसे कि इतिहास की घटना घटित हो चुकी है, अब हम लोग पास्ट में जाके तो देख नहीं सकते, लेकिन वहां से जो हमें प्राप्त होती हैं स्रोत जो प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम इतिहास के बारे में अपनी व्याख्या कर रहे होते हैं। यानी कि स्रोत हमें एक साधन देते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी संस्कृति की खुदाई हो रही है, जैसे हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में हमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं, विभिन्न प्रकार के पहले के मकान मिले हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये प्राथमिक स्रोत हो जाएंगी। इसी प्रकार से देखिए इतिहास जो हमारे ग्रंथ होते हैं जैसे कि रामायण हो गया, गीता हो गया, तो ये इतिहास की घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है जो कि हमें प्रमाणिक तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो ग्रंथ होते हैं वो भी प्राथमिक स्रोत के तौर पर जाने जाते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ वर्तमान की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर इतिहास शब्द मेंशन तो किया नहीं गया है, तो हमें वर्तमान से भी जोड़ करके देखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ कि कितने बच्चे जन्म लिए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये सब रॉ इन्फॉर्मेशन है। अभी इस पर कोई भी प्रोसेस करके किसी रिजल्ट पर हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं। यानी कि जो रॉ इन्फॉर्मेशन होता है जिसका अभी विश्लेषण नहीं किया गया है वो भी प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होता है। और द्वितीयक स्रोत क्या होता है, तो ऐसे स्रोत जो कि प्राथमिक स्रोत का उपयोग करके किसी की व्याख्या कर रहे होते हैं उसे हम लोग द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा की संस्कृति में खुदाई में विभिन्न प्रकार के चित्र मिले और वहां से कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर, हजारों मीलों दूर किसी और जगह पे हमें एक ऐसी मूर्ति मिली जिस पर सेम चिन्ह था जो कि हड़प्पा की खुदाई पे मिला था। तो यहां पर देखिए डायरेक्टली उसका हड़प्पा से जुड़ाव नहीं है, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि हड़प्पा के लोग बिजनेस करने के लिए दूर गए होंगे, व्यापार करने के लिए, और वहां वो मूर्ति छूट गई होगी जिस पर वही चिन्ह बना था। तो वहां की चिन्ह को अब हड़प्पा की संस्कृति से कोरिलेट करना, यानी कि हड़प्पा का जो चिन्ह था वो प्राथमिक था और उससे जोड़ करके उस पर विश्लेषण करके हम लोग ये समझ पाए कि हाँ जो दूर पे मिला था उससे हम लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हड़प्पा के लोग यहाँ पर व्यापार करने आए होंगे, इसलिए यहाँ पर उसका इमेज से संबंधित मूर्ति या फिर जो कुछ भी मिला है, तो अब वहां पर जो दूर मिला था मूर्ति वो द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ रही होगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। हमसे पूछा गया था कि प्राथमिक स्रोत का प्रतीक कौन सा नहीं है। चलिए, पहला दिया गया मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रॉ इन्फॉर्मेशन जो होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है और ये रॉ इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से ये स्रोत का प्रतीक है, प्राथमिक स्रोत का प्रतीक है। और चूंकि हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत था। दूसरा देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा, ये भी प्राथमिक स्रोत है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये भी प्राथमिक स्रोत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। अब यहां पर कहीं भी नहीं ये मेंशन किया गया कि जो ये प्रतिरूप मिला है, जो मॉडल मिला है, वो हड़प्पा की खुदाई से मिला है या फिर दूर से मिला है। तो जब मेंशन नहीं किया गया है तो इसमें हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये दूर मिला है या फिर बिल्कुल हड़प्पा में मिला है। इस वजह से ये द्वितीयक स्रोत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखिए, क्लियर जब तक नहीं करेगा तब तक हम इन सभी चीज़ों को एक संदेह की नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि यही पेडागोजी कहती है कि जब चीज़ें आपको क्लियर आउट करके नहीं दी गई हैं तो आप संदेह की नज़र से देखिए, ये पेडागोजी कहता है। ठीक है, तो यानी कि हमसे ये बोला गया था और मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए दूर जा करके कहीं कोई ऐसा मिलता है जिस पर वही इमेज बना हो जो कि उससे कोरिलेट कर रहा हो, यानी प्राथमिक स्रोत का उपयोग कर रहा हो। तो जो प्राथमिक स्रोत का उपयोग करके किसी नए इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने की बात करें, वो द्वितीयक स्रोत होता है। तो ये द्वितीयक स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। और हमसे पूछा गया था प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है, तो ये प्राथमिक का प्रतीक नहीं है, इसलिए यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल डी वाला। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, केवल डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। देखिए, समुदाय में हमारे जीवित लोग भी आएंगे और समुदाय हमारे अपने परिवेश में वो सभी चीज़ें भी आएंगी जो जीवित नहीं है।
तो उन सब से कोरिलेट करके एनसीएफ 2005 बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है। एनसीएफ 2005 स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। बाहरी जीवन क्या हो गया? समुदाय ही तो है, बच्चे का परिवेश ही तो है। यानी कि हमसे यह बोला जा रहा था कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करती है। जैसे इसके पहले ही वाले प्रश्न में आपने देखा था मस्जिद वाला, जो बच्चे को क्षेत्र भ्रमण कराया गया था, तो मस्जिद उसके समुदाय में होगा, उसके परिवेश में होगा, तो वो अपने परिवेश में जाकर के प्रत्यक्ष तौर पर देख सकती है। और प्रत्यक्ष तौर पर देखना क्या हुआ? वास्तविक परिस्थिति हो गया। वास्तविक परिस्थिति से सीखने का अवसर प्रदान करता है समुदाय। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को पढ़ करके सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाजे सिराज ने किया था जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया? देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षा शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अब देखिए, उस समय जब ये मानचित्र बनाया गया होगा, मिन्हाजे सिराज में जब हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया था, तो उस समय वो किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था, उसका आज के वर्तमान समय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि इतिहास के जो शिक्षण शास्त्री हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि अतीत में इन शब्दों का प्रयोग कुछ अलग अर्थ के सेंस में हो सकता है और आज के समय में इसका अलग परिप्रेक्ष्य निकाला जा सकता है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि बी वाला विकल्प भी बिल्कुल सही है और जो बी है वो ए का सही तरीके से व्याख्या करता है। ये विकल्प 3 में दिया गया। देखिए, ए और बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्या बी करता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न फिर से 2 स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं। देखिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभव से जुड़े हुए हैं। बच्चों का अनुभव कहाँ से प्राप्त होगा? उसके परिवेश से। और एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है, यानी विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए, बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाते हैं। और मूर्त अवस्था में देखना यानी बच्चों का अनुभव, और बच्चों के अनुभव से जोड़ करके आगे की शिक्षा देने की बात की जाती है। यानी ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। और जो बी है वो ए का सही तरीके से व्याख्या करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ए और बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्यान बी है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला दिया गया है, इतिहास मिथ्या है। मिथ्या मतलब कि झूठ है। तो यह विकल्प निगेटिव है क्योंकि जो स्रोत हमें मिले हुए हैं वो प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है और उसके आधार पर हम लोग इतिहास के बारे में व्याख्या कर रहे होते हैं। तो जब स्रोत मिले तो इतिहास मिथ्या क्या हुआ? झूठ कहाँ हुआ? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। जो हमें खुदाई से स्रोत मिले हैं, साधन मिले, उसी के आधार पर तो हम लोग व्याख्या करते हैं। हम लोग पास्ट में जाकर के थोड़ी देख पाएंगे कि हड़प्पा में क्या हुआ था क्या नहीं था। तो जो स्रोत मिले उसी के आधार पर व्याख्या की जाती है। केवल विकल्प बी वाला सही है। यानी कि देखिए, ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न में फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं और जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं वो लगातार खिसक रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र की स्थिति और जो धरातल है उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी भौगोलिक स्थिति का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो आज मान लीजिए कुछ समय बाद जब भौगोलिक स्थिति परिवर्तन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो हमारे सिलेबस में आएगा, फिर इंक्लूड किया जाएगा। यानी इसका जो दायरा है वो विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। भविष्य में जब बदलाव होगा तो हमारे सिलेबस में, करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। यही बात बोला जा रहा है। तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्तर होगा। दूसरा देखिए, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर के आते हैं। यानी बच्चा अपने परिवेश में जो कुछ भी देखा हुआ है वो उसका अनुभव हो गया और उसके अनुभव को आधार बना करके आगे की शिक्षा देने की बात की जाती है। यानी अनुभवों को लेकर के आते हैं, ये बात तो कंफर्म है। यानी ये भी सही हो गया। यानी कि देखिए, बच्चे के परिवेश में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए प्लेट्स अगर खिसक रही हैं तो जो कुछ भी बदलाव होगा भौगोलिक स्थिति में वो बच्चा परिवेश में प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए परिवर्तन प्लेट्स में अचानक से कल हो जाएगी और भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये परिवेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है और जो बी वाला स्टेटमेंट है वो ए का सही तरीके से व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसी की बात करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कक्षा में यदि शिक्षक या शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती है, तब वह किसको बढ़ावा दे रही है? ध्यान से समझिएगा। बिना किसी को जाने उसके बारे में अपने मन में पूर्वाग्रह बना लेना, यानी रूढ़िबद्ध धारणा को विकसित करने की बात की जा रही है, रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसे कि हम लोग ये अपने मन में पहले ही बना लेते हैं कि जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा बालक है वो अधिगम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये पहले से हम अपने मन में धारणा बना चुके हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी है। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है कि समाज के द्वारा हमारे ऊपर जो चीज़ें थोपी गई हैं, जैसे कि जेंडर रूढ़िवादिता आप लोग पढ़ते हैं, तो ये साइंटिफिकली नहीं कह सकते कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या फिर लड़के बहुत तेज होते हैं। आप एक समाज के द्वारा हमारे ऊपर ये चीज़ें थोपी गई हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो होम साइंस से ज़्यादा पढ़ाई करती है, आर्ट्स से ज़्यादा पढ़ाई करती है, और लड़के जो हैं वो साइंस से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। जबकि ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। ये पहले से सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए, ये समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है। यानी कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो और बिना कुछ अगले बंदे के बारे में जाने उसके बारे में हम जो पूर्वाग्रह बना लेते हैं उसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए, किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निश्चित छवि में बांध देना, यानी कि आप उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, लेकिन आप पहले से अवधारणा बना लिए हैं, उसको एक तरीके से लिमिट कर दिए हैं अपने थिंकिंग के आधार पर, तो इसे हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों, एसएसटी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।